सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम PYQ की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम SSC CGL, ठीक है, SSC CGL आपका CHSL, ठीक है, UP पुलिस, ठीक है, UP PCS या UP का अन्य कोई एग्ज़ाम हो या आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे जुड़े हुए GS के जो भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इसको देखते हैं तो अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इतनी आसानी से कर पाएंगे अगर आपने ये सब चीज़ ध्यान से देखी है और इसमें से ये चीज़ें नोट डाउन अपनी कॉपी में की है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। क्या कांसे का प्रयोग किया गया मानव द्वारा सबसे पहले, तांबे का प्रयोग किया गया, लोहा का किया गया या चांदी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि सबसे पहले मानव ने जो यूज किया वो किया था आपका तांबे का, ठीक है, जो कि 10,000 वर्ष पूर्व आपका किया जाता है। कब? 10,000 वर्ष पूर्व आपका तांबे का प्रयोग किया। उसके बाद जो मानव द्वारा दूसरी जो धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है आपका कांसा, ठीक है। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया था और सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रयोग होता है वो होता है लोहे का प्रयोग, जो तो हमारी तीसरी धातु है। लोहे का प्रयोग कब होता है? वो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, महात्मा बुद्ध के काल में। इससे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपकी क्रांति के तौर पे ये बातें हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। देखिए, यहाँ पर एक विभाग का नाम दिया हुआ है दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इसमें से किसने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, फिरोज तुगलक ने की थी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने की थी या बहलोल लोदी ने की थी। देखिए, दीवान ए अमीर कोही विभाग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये विभाग था क्या, ठीक है। ये एक कृषि का विभाग था। किसका? कृषि का विभाग था, जो कि कृषि के कल्याण के लिए काम करता था। तो इसकी जो आपकी स्थापना की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब यहाँ पर हम मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे शासक हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपके जौन खां इनका नाम था। उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1300 आपके 25 से 51 तक दिल्ली में शासन करते हैं, ठीक है। इनके काम देखते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने क्या करते हैं, ये दुआब वाला जो हमारा रीजन है उसमें क्या करते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं। टैक्स में बढ़ा देते हैं क्या? कृषि पर जो हमारा उपज का कुल करता है इसको 50% तक भी बढ़ा देते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल होती है किसानों को दबाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, राजधानी का परिवर्तन करते हैं। राजधानी परिवर्तन, ये क्या करते हैं, दिल्ली की जगह आपका दौलताबाद जिसे हम बोलते हैं, या बाद में देवगिरी, मतलब साउथ इंडिया की तरफ ये देवगिरी में अपनी राजधानी बनाते हैं दिल्ली से हटा के, जो कि इनका बहुत ही भूल भरा कार्य था। उसके बाद क्या करते हैं, सोना और आपके चांदी के सिक्कों के स्थान पर क्या करते हैं, तांबे का सिक्का चलाते हैं ये बाबू। और तांबे के जो सिक्के का मूल्य होता है वो बराबर होता है। अब आप देख लीजिए कितने बड़े पागल आदमी थे। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, पागल बादशाह के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए, एक आपका यात्री है जिसे हम बोलते हैं मोरक्को का इब्न बतूता। आपने गाना भी सुना होगा, इब्न तूता बगल में जूता पहने तो करता है फुर्र। इब्न बतूता इनके राज्य में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1333 में पंजाब में एंट्री करता है। मोरक्को का यात्री कौन सा? इब्न बतूता। कहाँ आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा पर ये आता है, जो इनके बारे में बताता है, ठीक है। इनकी असफलताओं के कारण ही इन्हें पागल बादशाह बोला जाता है, ठीक है। और देखिए ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली का विस्तार,
दिल्ली का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा इन्हीं के काल में होता है। और देखिए मंगोल आक्रमण 1328-29 में मंगोल आक्रमण सबसे पहला इन्हीं के काल में होता है, पर ये मंगोलों को पराजित कर देते हैं और वो चले जाते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, खुरासान अभियान। ये बड़ी बड़ी भूलें हैं। खुरासान अभियान, देखिए खुरासान अभियान में क्या होता है, मिडिल ईस्ट जो है आपका सऊदी अरेबिया वाला ये जो रीजन है जहाँ पर आपका ये इस्लाम है इसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। उसे भरने के लिए, मतलब अपनी उपस्थिति को वहाँ दर्ज करवाने के लिए ये क्या करता है, एक सेना तैयार करता है भारत में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की, और उसे वहाँ के अभियान पर भेजता है और सेना को अतिरिक्त 1 साल का वेतन भी दे देता है। उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन होता है जिसकी वजह से इनका ये अभियान बेकार एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो राज्य है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली में, यहाँ पर जो खजाने की जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से राज्य में अव्यवस्था भी फैलती है। ठीक है, और क्या करते हैं, नगरकोट अभियान। नगरकोट अभियान, ठीक है, नगरकोट अभियान 1337 में ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्या, कराची अभियान। ये कराची अभियान था ना, वास्तव में चीन के लिए था, तिब्बत वाला जो रीजन था। ठीक है, जो इनका असफल भी होता है, वहाँ से कुल ये 3 ही लोग हैं इनके जो अधिकारी हैं वो लौटते हैं बस इसी अभियान में। ये भी 1337 और 38 के बीच में ये होता है। इसी वजह से तो पागल बादशाह कह रहे हैं, कार्य देखिए इनके। और वैसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी ये थे, दक्षिण विजय। इन्होंने क्या किया था, दक्षिण में एक हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू राजा 1328 में काम्पिल्य पर ये हमला कर देते हैं, काम्पिल्य राज्य पर। उसको हराकर ये दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और ये हिंदुओं को भी अपने शासन में जगह देते हैं। आगे देखते हैं इनके और भाई बंदियों के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1306 बाजार व्यवस्था के लिए, घोड़ों पर दाग लगाने के लिए ये जाने जाते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इनकी सबसे ज़्यादा प्रमुख थी, और दक्षिण भारत पर जो आक्रमण करने वाले, विस्तार करने वाले पहले शासक यही थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 अभी बताया है मैंने आपको। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है 1351 से 1388 तक। ठीक है, ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु को कांटों भरा ताज मिलता है। जैसे कांटों भरा ताज क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अभी कार्य ही ऐसे किए थे, क्योंकि किसान जो थे वो रण के जाल में फंस चुके थे, मतलब कर्जा उन पर इतना बढ़ चुका था, तो इस वजह से उनका संतोष था। साम्राज्य के वेतन की समस्या थी। ठीक है, राज्य का खाली खजाना था, मैंने अभी आपको बताया था कराची अभियान, जिसकी वजह से राज्य का जो खजाना था वो काफ़ी घट गया था। अमीर वर्ग का असंतोष था। ठीक है, क्योंकि टैक्स बढ़ रहे थे और हिंदुओं को ये शासन में शामिल कर रहे थे, उसकी वजह से भी उलेमाओं का भी असंतोष था, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं चला रहे थे। ठीक है, 30 प्रकार के करों और सेसों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह गैर इस्लामी थे। बदले में 4 प्रकार के कर निर्धारित किए गए। देखिए ये क्या करता है, 30 प्रकार के करों को फिरोज शाह तुगलक जो है रद्द कर देता है। उसके स्थान पर जजिया, जकात, खम्स और खराज नाम के क्या कराता है, ये टैक्स चालू करता है। देखिए सिंचाई कर लगाता है ये पहली बार, जो सुर्स या हक सर्ब के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया ये लगाता है सर्वप्रथम। ससगन नाम का एक चांदी का सिक्का होता है, उसको ये चलवाता है। अद्धा और बिख नाम का मिश्र सिक्का भी ये चलवाता है। 1361 में नगरकोट अभियान करता है, जिसमें ज्वालामुखी मंदिर को लूटता है और वहाँ की मूर्तियों को तोड़कर जो मेन मूर्ति है उससे क्या करता है, ये जो मूर्तियों के जो टुकड़े थे वो मांस तोलने के काम आते थे, और मांस में मिला के, गाय के मांस में मिलाकर उनको फेंका जाता था। ठीक है, पहला सुल्तान जिसने इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया था। देखिए ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने शरिया के हिसाब से राज्य को चलाने का कोशिश भी की और व्यवहार में लागू भी किया। ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचार किया इसने। ठीक है, घटाया नहीं, उसको बढ़ाया। और टोपरा और मेरठ का जो अशोक के स्तंभ लेख थे उनको दिल्ली मंगवा लिया इसने। नगर निर्माण कौन कौन से किए इन्होंने, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर, पंजाब का नगर है, इनकी इन्होंने स्थापना की। दीवान खैरात बनाया, रोजगार ब्यूरो बनाया मुस्लिमों के लिए। ठीक है, दीवान खैरात जो गरीब मुस्लिम थे उनकी लड़कियों की शादी के लिए। ठीक है, रोजगार ब्यूरो मुसलमान जो हमारे उस टाइम के राज्य के जो युवा वर्ग था उसकी नौकरी के लिए, रोजगार देने के लिए। राज्य के अस्पताल बनवाया इसने, दर उल सफ़ा के नाम से पूछा जा सकता है आपका कि दर उल सफ़ा क्या था। ठीक है, जैसे अभी पूछा गया दीवान अमीर कोही, ठीक है, दीवान इस्तिकाहा इसने बनवाया। वृद्ध और अक्षम लोगों के लिए पेंशन, जो मुस्लिम महिलाएं थीं
दास निर्यात पर रोक लगाई इसने। 1338 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उत्तराधिकारी तुगलक शाह होता है। सिकंदर लोदी की बात कर लेते हैं। 1489 से 1517 सबसे बड़ी सफलता क्या थी? जौनपुर को साम्राज्य में मिला लिया इसने। 1504 में आगरा नगर की नींव रखी। कई बार पेपरों में पूछा गया है। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाता है। गुरमुखी उप नाम से एक कविताएं लिखता था, जिसका फारसी में इसने अनुवाद करवाया है, रचना करवाई। निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ नाम को नियुक्त करता है, एक अधिकारी होता है। गजे सिकंदरी नाम के जो भूमि का पैमाना है जो कि 30 इंच का होता था, इसका स्टार्टिंग भी यही करता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने इसके आपका 360 डिग्री जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे इनसे जुड़े हुए, आपका एक भी नहीं छूटेगा। आप इसको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा? देखिए आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी जो मंत्री परिषद थी उसे क्या नाम दिया गया? अष्टप्रधान नाम दिया गया, ठीक है। तो अष्टप्रधान किसकी थी? देखिए शिवाजी के जो होते थे, शिवाजी की जो मंत्री होते थे उन्हें अष्टप्रधान बोला गया था। क्या? अष्टप्रधान बोला गया। एक मिनट, आपका अष्टप्रधान, ठीक है, शिवाजी के जो मंत्री परिषद। देखिए कृष्णदेवराय थे, इनके राज्य में भी होते थे 8। उनको क्या बोला जाता? उन्हें बोला जाता आपका अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, ठीक है। कवियों का समूह होता था ये, कवियों का समूह, ठीक है। अकबर के काल में आपको पता होगा अकबर के नवरत्न होते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी होते थे, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। एक मिनट इरेजर ले लेता हूं, देखिए। सबसे पहले हम शिवाजी को बात कर लेते हैं जो आपकी ये अष्टप्रधान है। देखिए इसमें कुछ लोग होते थे, जैसे पेशवा होता था आपका, सबसे बड़ा पेशवा ही होता था। उसके बाद अमात्य होते थे, अमात्य। बाहुबली आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें वो अमात्य होता है वहां पर, ठीक है। वाकी या नावीश होता था राज्य में एक तीसरा, ठीक है। एक सुमंत होता था, ठीक है। सुरनवीश, सुरनवीश होता था एक, ठीक है। एक सर ये नौबत, ठीक है। पंडित राव एक होता था आपका यहाँ पर न्यायाधीश, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे? आपका पेशवा था, अमात्य था, वाक्यानावीस था, सुमंत होता था, सुरनवीस था, सरे नौबत था, पंडितराव था, न्यायाधीश था। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वाक्यानावीस जो था वो किसकी मंत्री परिषद में था, तो आप बता सकते हैं कि वो शिवाजी की में था। सुमंत था, सुरनवीस था, सरे नौबत था, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी, ठीक है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके राज्य में भी कुछ होते थे, ठीक है। देखिए इनका एक निमोनिक है, वो मैंने कहीं पर देखा था, इसका नाम है आपका अमर काला धन घटा। बेशक बेशक बार बार छापा आपका मार। अमर काला धन घटा, बेशक बार बार छापा मार। इससे आपको जो ये पता होना चाहिए, जो चंद्रगुप्त के दरबार में होते थे उनका नाम क्या था? अमर सिंह, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अमर सिंह होते थे एक आपके। दूसरे कालिदास, ठीक है, धन्वंतरी, ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में थे, कालिदास कविता के में, ठीक है। घेत से आपके घटक पर होते थे, ठीक है। बेशक एक शंकु होते थे, ठीक है। वार से वराहमिहिर, वराहमिहिर
मिहिर बहुत ही ज्यादा फेमस गणितज्ञ थे। वराहमिहिर का नाम आप जानते होंगे। वरुचि, ठीक है। 6 से छपड़क, छपड़क कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके में अष्टप्रधान है, ये भी आपको 8 देख रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त के में और कौन बचे आपसे? अकबर का मैंने आपको बताया था। बात बात पर MD, ठीक है। बी से बीरबल, बी से बीरबल हो गया आपका। ए से अबुल फजल हो गया। टी से आपका तानसेन हो गया, ठीक है। बी से फिर भगवान दास हो गया आपका। ए से अब्दुल रहीम हो गया। टी से आपका क्या हो गया? तानसेन हो गया, ठीक है। एम से क्या हो गया? मुल्ला दो प्याजा हो गए, मतलब मानसिंह, मानसिंह है आपके। डी से हैं मुल्ला दो प्याजा। एच से हैं आपके हकीम हुकुम, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैंने एक बनाया भी छोटी सी वीडियो है, शायद आपकी 30 सेकंड की होगी, उसमें आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे अगर ये पूछा जाता है। आगे देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? आपको पता होगा कि जहांगीर के दरबार में कौन आया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये बहुत पुरानी बात चल रही है ईसा की स्टार्टिंग की, कि जो सेंट थॉमस से ये जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ये कब भारत आए? ठीक, देखिए 12 मूल धर्म दूतों में से, जो 12 मूल धर्म दूत से ईसाई धर्म में, उनमें से एक थे आपके सेंट थॉमस, जो कि भारत आते हैं कब? आपके 52 ईस्वी में। 52 ईस्वी में हमारे भारत आते हैं। किनके काल में? गोंदो फर्नेस के काल में ये भारत आते हैं और केरल पर ये हमारे उतरते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये सब चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे लिया जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 गवर्नर और गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सती प्रथा का अंत या ठगी प्रथा का अंत किसने किया था। बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनका नाम, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत भी करते हैं, ठगी प्रथा का अंत भी ये लोग करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या का भी ये, ठीक है, रोक लगाते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, थोड़ा अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों को हम एक ही साथ अब देखेंगे किसने क्या क्या किया था। राजान्य या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी की कौन सी नीति थी? राज्य हड़प की नीति थी, ठीक है, डलहौजी द्वारा। अब यहाँ पर इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अभी आपको मैंने बताया था कि 1829 में क्या करते हैं? सती प्रथा पर भी रोक लगाते हैं, ठगी प्रथा पर 1830 में रोक लगाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर प्रतिबंध लगाते हैं। 1813 का 33 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के काल में पास होता है। और 1835 का शिक्षा संबंधी जो प्रस्ताव है, जो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाता है, वो भी लॉर्ड बेंटिक के काल में। मैसूर दुर्ग मध्य कछार का कंपनी के साम्राज्य में यही विलय करते हैं। और रणजीत सिंह के साथ, जो कि पंजाब के राजा हैं, निरंतर मित्रता की संधि ये यहाँ पर जारी रखते हैं। और हम आगे देख लेते हैं और लोगों के बारे में, ठीक है। दूसरे हैं हमारे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। देखिए 1848 से 56, 1848 से 1856 तक ये क्या करते हैं? निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण करते हैं। बर्मा का अधिग्रहण किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? बर्मा का अधिग्रहण भी करते हैं। व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, का ये क्या करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य में लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग PWD, जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उसकी स्थापना कौन करते हैं? प्रत्येक राज्य में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो राज्य के विकास को देखेगा। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह जो आपका एक्ट है 1856 का, इन्हीं के काल में पास होता है लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है।
पेशवा के पेंशन की समाप्ति भी ये कर देते हैं, पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में। ठीक है। राष्ट्रीय डाक सेवा, राष्ट्रीय डाक हमारे डाकखाने की सेवा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको शुरू कौन करते हैं? लॉर्ड डलहौजी के ही काल में शुरू होती है। और देखिए रेलवे स्मरण पत्र भी, रेलवे स्मरण सबसे पहली रेल आपकी कहां से कहां तक चलाई गई? 1853 में बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, और दूसरी आपकी कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चलाई जाती है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में होती है। अगले हैं आपके लॉर्ड मेयो, जो कि वायसराय हैं। लॉर्ड मेयो के बात शुरू करते हैं। ठीक है। 1869 से 1872। ठीक है। ये कौन है आपके? ये है वायसराय। 1857 से पहले जितने भी हैं वो कौन से? गवर्नर जनरल। ठीक है। ये यहाँ से कौन स्टार्ट हो जाते हैं? 1857 की क्रांति के बाद वायसराय। तो लॉर्ड मेयो की बात चल रही है, 1869 से 1872 के बीच में होते हैं। ये क्या करते हैं? जो अजमेर में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना ये करते हैं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए। जो हमारे यहाँ के राजा थे, जो रियासतें थी, उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए क्या अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं। कौन? लॉर्ड मेयो। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, जिसे हम बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी ये करते हैं, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की। ठीक है। कृषि एवं वाणिज्य विभाग, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना भी ये करते हैं। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना इन्हीं के काल में की जाती है। ठीक है। ये काम ये करते हैं। और हम देख लेते हैं, एक मिनट, एक रबड़ ले लेता हूं। ओके। अगले हैं हमारे लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 80 के बीच में होते हैं। देखिए अकाल आयोग, अकाल आयोग 1878 में इन्हीं के काल में बनता है। ठीक है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस पर ये प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है। 1878 में इन्हीं के काल में आता। आर्म्स एक्ट 1878। ठीक है। द्वितीय आपका अफगान जो वॉर था, अफगान युद्ध इन्हीं के काल में होता है। और राजकीय उपाधि, राजकीय उपाधि जो अधिनियम हो, उपाधि एक्ट 1876। इसमें क्या होता है? महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि धारण करती है इन्हीं के काल। एक और है आपकी जो गवर्नर जनरल है पहले, कैनिंग। ठीक है। जो कि 1856 से 57 के बीच में क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल, जिसमें ये क्या काम करते हैं? कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। 1857 का विद्रोह इन्हीं के काल में होता है। उसके बाद में जो कैनिंग ने आपके भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं। वायसराय के रूप में ये आपके 1858 से 62 के बीच में कार्य करते हैं। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह को ये कंट्रोल करते हैं। अब भारतीय शासन अधिनियम जो है आपका 1861, वो भी इन्हीं के काल में पास होता है। और जो पुलिस विभाग है आपका, ठीक है, भारत में जो पुलिस विभाग है 1861 में, उसकी स्थापना भी ये करते हैं, पुलिस विभाग की। ठीक है। और आपकी जो IPC है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, 1860 इन्हीं के काल में बनती है। ये भी नागरिक विधि संहिता, ठीक है, और फौजदारी विधि संहिता, ठीक है, 1861। और ये आपकी 1859 में इन्हीं के द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बात करी जा रही है आपकी सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो ये इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर 4 शहरों के नाम दे रखे हैं। नंबर 1 क्या हैदराबाद में है, क्या जयपुर में है,
कि लखनऊ में है या मुंबई में है। इससे पहले भी इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ चुका था, इसी वजह से हम 360 डिग्री क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सालार जंग जो आपका संग्रहालय है यह है आपका हैदराबाद में। ठीक है, अब हम इन शहरों के बारे में जो भी फेमस चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, मैं इस वजह से चारों ऑप्शनों की डिटेलिंग करता हूँ कि यहाँ पे और भी कोई चीज़ें फेमस हो तो उससे आपको पता चल जाए, ताकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका आगे कहीं भी आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो अब देखते हैं हैदराबाद में क्या क्या है। ठीक है, हैदराबाद में ठीक, एक तो आपका यहीं पे दे दिया सालार जंग संग्रहालय। ठीक है, दूसरा है आपका रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी हो गई आपकी। ठीक है, और क्या है, और है आपका कुतुबशाही मकबरा, कुतुबशाही मकबरा है। गोलकुंडा फोर्ट है, गोलकुंडा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद भी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी बड़ी फेमस है। एक मंदिर है बिड़ला मंदिर, और क्या है, एक हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर। तो ये आपके यहाँ पर हैदराबाद के फेमस चीज़ें हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अगली जो यहाँ पर सिटी है वो है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। इसे क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, इसके नाम से भी फेमस है। और क्या है, देखिए हवा महल, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया, सवाई जयसिंह। आपसे पूछा जा सकता है और कई पेपरों में पूछा भी गया है। और क्या है, देखिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है यहाँ पर, अल्बर्ट म्यूजियम है। और क्या है, और है आपका यहाँ पर सिटी पैलेस, एक सिटी पैलेस है। नाहरगढ़ और जयगढ़, ये दो यहाँ पर किले हैं जो कि फेमस है। जल महल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिंक सिटी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये आपके जयपुर में कुछ चीज़ें हुई। और यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है लखनऊ। लखनऊ में क्या क्या है, तो लखनऊ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, सुना होगा आपने, नवाबों का शहर लखनऊ है। ठीक है, पूर्व का स्वर्ण नगर, पूर्व का स्वर्ण नगर भी लखनऊ को आपका बोला जाता है। ठीक है, सिराज हिंद भी बोला जाता है, सिराज ए हिंद भी बोला जाता है लखनऊ को। और क्या बोला जाता है लखनऊ को, भारत का कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, भारत का कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, और क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा, इसकी वजह से लखनऊ फेमस है, बड़ा इमाम बाड़ा। और क्या है लखनऊ में जी, भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर। ठीक है, रूमी दरवाजा है, इसकी वजह से जाना जाता है लखनऊ। और क्या है आपका, बनारसी बाग, बनारसी लखनऊ में। ये सब चीजें आपकी हैं जो आपको पता होनी भी चाहिए। ठीक है, और अगला है हमारा मुंबई। मुंबई में देख लेते हैं मुंबई में क्या क्या है। सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई में है। और क्या है, जुहू बीच, ये भी फेमस है। देखिए, कुछ गुफाएं हैं आपकी, गुफाएं कौन सी, ये है आपकी एलिफेंटा
और महाकाली। देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं आपकी वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन महाकाली जैन धर्म से, ठीक है, आपकी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और क्या है आपका मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव है आपका, ठीक है। हाजी अली दरगाह है, हाजी अली दरगाह है। और क्या है ध्यान कीजिए, और है आपकी यहाँ एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया है कि रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, महाराज छत्रपति शिवाजी के नाम से ये बना हुआ है, ठीक है। और क्या है, एक झील है कि पुवई, मुंबई में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एक आपका वैश्विक मतलब आपका ग्लोबल विपाशिना, मतलब आपको मेडिटेशन वगैरह करना हो, इसका पगोड़ा, ठीक है, ये भी आपका मुंबई में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया भाई। हैदराबाद में क्या है, रामोजी फिल्म सिटी है, कुतुबशाही मकबरा है, गोलकुंडा फोर्ट है, मक्का मस्जिद है, बिरला मंदिर है और आपका हुसैन सागर झील है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, हवा महल सवाई जय सिंह द्वारा, ठीक है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, सिटी पैलेस है, नाहरगढ़ और जयगढ़ का किला है और जल महल भी यहाँ पर बना हुआ है। लखनऊ में नवाबों का शहर बोलते हैं और पूर्व का स्वर्ण नगर बोलते हैं इसे, सिराजी हिंद भी बोलते हैं और कॉन्स्टेंटिनोपोल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। भारत का कॉन्स्टेंटिनोपोल बड़ा एवं बड़ा है, भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर है लखनऊ में ही। लखनऊ में रूमी दरवाजा के नाम से भी फेमस है और बनारसी बाग लखनऊ में, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, गुफाएं हैं एलिफेंटा की और महाकाली, मरीन ड्राइव है आपका, ठीक है। हाजी अली की दरगाह है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पुवई झील है, वैश्विक विपासना पैगोडा है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां बात करता है कि मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि ये मुद्राक्षस जो थी वो किसने लिखी थी। तो यहाँ पे कुछ राइटरों के नाम दे रखे हैं, विशाखदत्त दे रखा है, कौटिल्य दे रखे हैं, हमारे बाणभट्ट दे रखे हैं और कल्हड़ दे रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, दोनों को मैं एक ही साथ करा दूंगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। कल्हड़ हैं आपके, जयदेव हैं, विल्लड़ हैं या कालिदास। तो देखिए इन सब के बारे में मैं बता ही देता हूँ कि किसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ डिटेलिंग होगी पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे आने वाले समय में। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, विशाखदत्त। विशाख ये क्या है, एक नाटककार है, नाटककार, संस्कृत के नाटककार हैं गुप्त काल में, जो कि नाटक लिखते हैं संस्कृत। तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक है आपकी मुद्राक्षस, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, राघवानंद नाटकम। ये हमारी 3 पुस्तकें हैं, आपको यहाँ पर याद रखनी है, विशाखदत्त द्वारा जो कि लिखित है। अगले हैं हमारे कौटिल्य, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको पता होनी चाहिए, 1 मिनट, ठीक है। उसका नाम है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक शास्त्र पर एक पुस्तक है, जो कि राज्य की व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी उसके बारे में बात करती है, राज्य की आर्थिक नीति कैसी होंगी उसके बारे में भी बात करती है, ठीक है। तो कौटिल्य की सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगले हैं आपके कालिदास, ये भी आपके संस्कृत के नाटककार हैं, कवि हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के, ठीक है। तो इनकी कुछ चीजें देख लेते हैं। इनका है मान विकाग्नि नित्यम, विकाग्नि पवित्र, ठीक है। रघुवंश, कुमार संभव,
नोट डाउन कर लीजिएगा इन सब चीज़ों। मेघदूत, कालिदास ने इसको भी लिखा है। ऋतुसंहार, आपका कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और मैंने ये सारी चीजें आपकी एक जगह करवा दी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी इन्होंने लिखा, ठीक है। और आपका विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय, ठीक है। तो कालिदास के आपके ये सब हो चुके हैं। एक और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर, सोमदेव, सोमदेव ने लिखा कथा सरित सागर, ठीक है। भास एक कवि हैं, ये भी संस्कृत के हैं, इन्होंने स्वप्न वाशव दत्ता की रचना की, ठीक है। हर्ष के बारे में आपको पता चला होगा, पता भी है। इन हर्ष ने प्रिय दर्शिका के नाम से एक लिखा, जो कि इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है, और है रत्नावली, और एक है आपका नागान, ठीक है। तो हर्ष के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपके अगले एक और बचते हैं विल्हाण, एक कल्लड़ है, एक है विल्हाण, ठीक है। विल्हाण क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं चौर पंचशिका, चौर पंचशिका। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं और कुछ बचा हमारा यहाँ पर। कल्लड़ की राजतरंगिणी, ये आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। तो देखिए, मुद्राक्षस किसका है, विशाख दत्त का। गीत गोविंद किसका है, आपका जयदेव का, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गीत गोविंद जयदेव से जुड़ा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं, कुछ क्वेश्चन इतने हैं आपके बहुत ही ज़्यादा जो कि काम आने वाले हैं आगे चल के भी, और जो कि हर एक पेपर के विषय की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और आपको भी कोई और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।